नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 13 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। तृतीय पाली की भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न ऑथेंटिक है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लीजिए आज कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं। बात करें लेवल की तो जीके जीएस का पूरा रुख ही मोड़ दिया है यहाँ पर। जैसा कि आप इस प्रश्नों में देखेंगे, है तो बड़ा कॉमन सा चीज़, आपके आसपास का चीज़ ही पूछा गया है, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग फेयर का चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किसका पीएच मान सबसे कम होता है। इसको रिलेट करके पूछा गया था कि इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल के पीएच मान से कम होती है। अब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, मैंने आपको बताया कि 7 होता है, और जो 7 से कम होता है अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और जो 7 से अधिक होता है अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें निम्न में से किसका पीएच मान शुद्ध जल के पीएच मान से कम है। ऑप्शन में 2 प्राप्त हुए हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जठर रस। इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जठर रस, जठर रस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि NaOH आपका जो है प्रबल भस्म है, इसका जो 14 करीब पीएच मान होता है, और जठर रस का लगभग 2 से कम ही पीएच मान होता है क्योंकि अम्लीय होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जठर रस करके हम जाएंगे। और बताइएगा कि 2 ऑप्शन कौन सा था अगर आपने एग्जाम दे के रखा है आज तो। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा एक उपधातु है। अब आधुनिक आवर्त सारणी को एग्जामिनर कभी नहीं छोड़ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है, एक होल वीडियो भी दे दिया है कि इसमें जो है 118 ज्ञात तत्व हैं, 91 धातु हैं, 7 उपधातु हैं, और इसके बाद में 20 जो है अधातु हैं, 24 जो धातु हैं, जो 24 जो तत्व हैं इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है, खोजकर्ता मोस्ले हैं। ये सब बात आपको याद रखना है। समूह 17 में आपका जो है हैलोजन है, 18 में आपका अक्रिय गैस है, तो ये सब याद रखना है। 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं, तो ये सब आधुनिक आवर्त सारणी के चीज़ें हैं। इसमें से पूछा गया था कि उपधातु कौन से हैं, तो उपधातु मैं सब दिन बताता हूँ। सिलिकॉन और जर्मोनियम का नाम मैं सब दिन लेता हूँ, यही ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था। ठीक है, तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, एंटीमनी, ये सब आपका जो है उपधातु हैं। उपधातु किसे कहते हैं, जो न तो धातु हैं और न ही अधातु हैं। ठीक है, एक प्रश्न रिपीट किया हुआ था कि गर्भ निरोध का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया और यहाँ तक कि SSC में भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक थे कंडोम, पुरुष नसबंदी, कॉपर टी जो महिला का जिस प्रकार के पुरुष के होते हैं उसी प्रकार महिला का होता है, ये गर्भ निरोधक गोलियाँ। तो इसमें जो राइट आंसर था आप अपने हिसाब से देखिएगा। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आंसर जो रहेगा आपका ये जो नसबंदी है, ये सबसे अच्छा आंसर है ना। आपके हिसाब से देखिए क्या आंसर होना चाहिए इसका, है ना। इसमें मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि अपने अपने हिसाब से लोग आंसर मारेंगे, इसलिए मैं सटीक आंसर नहीं दे पा रहा हूँ इसका। एक प्रश्न आया था कि इनमें से किस राज्य में अभी तक आधिकारिक भाषा मतलब हिंदी है। अभी तक आधिकारिक भाषा जो है अभी तक हिंदी है। तो आप जानते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र इंडिया में क्या है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो हरियाणा, जब बैंकिंग की तैयारी करते हैं, हरियाणा वगैरह ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, MP वगैरह ये भी हिंदी है, बिहार भी हिंदी है, ये सब हिंदी भाषी क्षेत्र है, राजस्थान भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो है राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आप जाएंगे तमिल है, गोवा में कोंकणी हो जाएगा, पंजाब में पंजाबी हो जाएगा। यहीं पर अगर हरियाणा होता तो हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोला जरूर जाता है, लेकिन राजभाषा जो है अभी भी वहाँ का आधिकारिक भाषा जो है हिंदी ही है, हिंदी भाषी क्षेत्र है। यूपी हो गया, तो ये सब जो है राजस्थान आंसर हो जाता। एक प्रश्न आता है कि डस्टबिन में किस प्रकार के पदार्थ को नहीं फेंकना चाहिए। वहाँ पे एक ऑप्शन में था बैटरी, एक ही ऑप्शन मुझे प्राप्त हुआ है बैटरी का अवशेष। तो यही राइट आंसर था मेरे ख्याल से, और भी ऑप्शन जो रहेंगे उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे गए ज़्यादातर ऑप्शन डिमांड करता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पौधों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। दोस्तों मैं सब दिन आपको बताता हूँ कि पौधों में जो गैस छोड़ने और गैस लेने की प्रक्रिया होती है, ये आपको रंध्र या एस्टोमेटा के द्वारा होता है। ये रंध्र या एस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसी बात को, लैंग्वेज को घुमाया जाता है कि पौधों में श्वसन होता है हरा भाग में, लाल भाग में, तो आपका आंसर होगा कि हरा भाग में। ठीक है, इसके बाद ये जो घटना होती है इसे विसरण कहते हैं। ठीक है, जो पौधों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होते हैं, ये परासरण गलत है, परासरण बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे विसरण आंसर होगा। परासरण भी ऑप्शन में था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये विसरण का एक नियम जो है फिजिक्स में ही है,
विसरण का नियम, ये दिया है ग्राहम, ठीक है। और इस नियम का उदाहरण क्या है, अगर आप कोई इत्र वगैरह को ढक्कन खोल दीजिए तो पूरे अपने आप फैल जाते हैं, ये विसरण का नियम कहता है। लेकिन ये विसरण अलग चीज है, जिसमें जो है पौधे में गैसों का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन का खास करके और कार्बन डाइऑक्साइड का भी साथ ही साथ, दोनों ध्यान रखिएगा। रंध्र या स्टोमेटा जो है पौधे में शोषण में जो है कार्य करता है, साथ ही साथ ये गैस वगैरह निष्कासित करने का भी काम करते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने 7वें क्रमांक पर बल्लेबाजी करते हुए कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा? रिपीटेड प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ये रविंद्र जडेजा अपना जड्डू जो है 7वें स्थान पे बैटिंग करते हुए 175 रन जो है मारा था। ये शायद मोहाली में ये टेस्ट मैच हुआ था, है ना। और ये श्रीलंका या किसी देश के खिलाफ, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रही, लेकिन ये मोहाली में हुआ था और 7वें नंबर पे आके थे, 175 रन बनाए थे रविंद्र जडेजा। और ये जो भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, जो प्रथम विश्व कप के विजेता व कप्तान, 1983 में हमने प्रथम विश्व कप जीता था, उसके कप्तान रहे थे कपिल देव, तो इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। एक प्रश्न यहाँ पे आया था योजना से, कर्नाटक का समरस योजना किससे संबंधित है? यहाँ पे ये राज्य नहीं पूछा गया था कि आपके किस राज्य से है, यहाँ पे पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये आपका संबंधित है। अभी अभी हाल ही में कर्नाटक में एक घटना घटी कि वहां पे जो मंदिर है उसमें जो, जैसे आप साउथ के पिक्चर देखते होंगे तो ये वाला कहानी ज्यादातर बने रहते हैं कि जो मंदिर वगैरह रहते हैं उसमें अछूतपन की जो है अभी भी परंपरा है वहां पे, कि जो कुछ नीची तबके के लोग होते हैं उसको प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो कुछ बच्चे को नहीं दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने इस व्यवस्था को दूर करने हेतु, मतलब इसमें सुधार लाने हेतु एक प्रकार का योजना चलाया जिसका नाम है समरस योजना, और ये दलित बच्चों से संबंधित है विशेष करके, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि सांसद बनने के लिए योग्यता का जो है चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो यहाँ पे सांसद, आप जानते हैं सांसद बनने के लिए अगर लोकसभा में आप सांसद चुने जाते हैं तो आपका जो है 25 वर्ष मिनिमम उम्र होना चाहिए, राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए, राज्य विधानसभा में 25 वर्ष होना चाहिए, राज्य के जो विधान परिषद हो जाए, जो वर्तमान में भारत के मात्र 6 स्टेट में है जहां बाइकेमरल स्टेट, मतलब ये है गवर्नमेंट है, द्विस्तरीय जो है विधानमंडल है जिसमें विधान परिषद भी होते हैं, तो 6 ही स्टेट है जिसमें एक बिहार भी है, ठीक है। तो उसमें भी बनने के लिए 30 वर्ष है। अब राज्यसभा को आप विधान परिषद से रिलेट कीजिए, लोकसभा को जो है विधानसभा से रिलेट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेसिडेंट से जो है आपको राज्यपाल को रिलेट करना है राज्य स्तर पे। मोटा मोटी वही पावर जो केंद्र में राष्ट्रपति को है वही पावर जो है राज्य में राज्यपाल को है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं पॉलिटी को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है यह आया है कि अनुच्छेद मतलब कौन से अनुच्छेद में जो है संसद की योग्यता है, तो अनुच्छेद 84 में है। अब अनुच्छेद 79, 80 और 81 ये क्या है? 79 में संसद का जिक्र है, संसद का जिक्र है। 80 में क्या है? राज्यसभा का जिक्र है। और 81 में क्या है? लोकसभा का जिक्र है। इसीलिए हमने 79, 80 और 81 सरला, सरला एक लड़की की नाम है, इसी पे मैंने फनी वे में इसे याद रखा है। तीनों आर्टिकल एक साथ याद हो जाते हैं, सरला। अब मैं इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता था, मान लीजिए मुझे संसद की योग्यता की जो है अनुच्छेद पता नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल मुझे पता है, तो मैं तो यहाँ तक पहुंच जाऊंगा कि ये जो है 80, 81, 82, 83 के आसपास ही होंगे। तो इस प्रकार के अगर 2 ऑप्शन है, अगर मैं नहीं भी जानता हूं तो मेरे अच्छे मतलब सही होने की वेटेज काफी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी कि भाई 2 में से 1 टिक करेंगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक होती है। तो आपको कोई भी जानकारी कभी भी खराबी नहीं करता है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर लीजिए। साथ ही साथ पीडीएफ आपको जरूर ले लेना चाहिए टेलीग्राम से। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ का अनुसरण जरूर करें। पीडीएफ पढ़ने से आपको अपने स्तर से नॉलेज प्राप्त होगा। वीडियो में क्या है, आप थोड़ा देर देखें उस समय ध्यान कहीं और भी चली जाती होगी, तो फिर पूरी तरह से नहीं समझ पाए तो आप पीडीएफ से समझिए, ठीक है। आपको मैं दोनों सुविधा दे के रखा हूं। और साथ ही साथ थोड़ा आप हो सके तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक बिल्कुल ही नहीं रहती वीडियो में, है ना। एक प्रश्न आया था कॉमन सा, बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म के लोग के जो है पर मतलब धर्मावलंबी के लोग मनाते हैं? तो जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म से आज ने 2-3 दिन स्किप करके फिर से उठाना स्टार्ट किया है। तो आज भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में। कहाँ है ये लुम्बिनी? नेपाल में। मृत्यु कहाँ होती? कुशीनगर में। कहाँ कुशीनगर? यूपी में। और जब भगवान बुद्ध मरे थे तो किसके संरक्षण में थे? तो मल्लों के संरक्षण में। ध्यान रखिएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? राजगीर में। यहाँ पे प्रथम उपदेश जो है आपका राजगीर में नहीं, सारनाथ में देते हैं। कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं प्रथम उपदेश, ठीक है। और ये जो है आपका किस भाषा में देते हैं? तो आपका ये पाली भाषा में देते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम उपदेश हो गया, हाँ। तो बुद्ध से कुछ और ले लीजिए यहाँ पे।
कि प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। गृह त्याग का क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। और बुद्ध सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। ये कहाँ है, कौशल की राजधानी थी। उस समय कौशल एक देश हुआ करता था। जैसे 16 महाजनपद का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो अंगुत्तर निकाय में वर्णित है। 16 महाजनपद की जो है वर्णन कहाँ है, अंगुत्तर निकाय में। बौद्धों के पवित्र धर्म भी पूछा जाता है तो त्रिपिटक होता है, ठीक है। साथ ही साथ जातक भी होता है, जिसमें बौद्धों के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। चलते हैं आगे। बुद्ध चार बुद्ध संगति होती है, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, तो आपको ये बात भी याद रखना है। इसके बाद वर्तमान में एयर इंडिया के सीईओ कौन है, करंट सेक्शन से क्वेश्चन आया था। तो कंपावेल विल्सन जो है एयर इंडिया के सीईओ है। एआईआर को जो है कौन खरीद लिया है, एयर इंडिया को, तो टाटा के जो है टाटा के टेलस कंपनी ने खरीदा है इसको। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, एयर इंडिया जो है अब जो है प्राइवेट हो चुके हैं। आयुर्वेद में कुल कितनी शाखाएं हैं दोस्तों, आयुर्वेद में जो है कुल 8 शाखाएं हैं आयुर्वेद में। और आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो आयुर्विज्ञान से संबंधित है। आयुर्विज्ञान किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सेकेंड शिफ्ट में ऋग्वेद पूछा गया था, यहाँ पे आयुर्वेद पूछा गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि जो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा कौन सा जो है पठार है जिसकी हाइट 500 मीटर है और दोनों स्टेट में फैला हुआ है। तो मैं मालवा का पठार के साथ जाऊं तो ये तो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान के भी कुछ कोने छूते हैं, लेकिन 500 हाइट तो इसकी नहीं है। तो बताइएगा ऑप्शन में क्या क्या था, उस हिसाब से जो है हम यहाँ पे आंसर दे पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल जो है ओम के नियम का न्यूमेरिकल भी बराबर आ रहा है, जरूर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण में आज न्यूमेरिकल पूछा गया था, अवतल दर्पण में नहीं अवतल लेंस में पूछा गया था, ठीक है। अवतल लेंस में पूछा गया था न्यूमेरिकल, आज लेंस वाला पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि दर्पण हो चाहे लेंस, सूत्र याद रखना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो हो गया आपका लेंस का। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हो गया आपका दर्पण का। मैंने कहा है कि अवतल दर्पण जब भी रहेगा उसमें आपको क्या क्या निगेटिव, हर बार रिपीट करता हूं, मैं चाहता हूं कि 2-3 नंबर अपने झोली में रख लो पहले से, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफ हमेशा अवतल दर्पण में आपको निगेटिव लेना है। भी हमेशा जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, कंडीशन बताता हूं। और यू हमेशा निगेटिव लेना है। भी पॉजिटिव लेंगे जब प्रतिबिंब जो है इमेजिनरी बनेगी, कैसा, इमेजिनरी। और भी निगेटिव लेंगे जब प्रतिबिंब जो है रियल बनेगी। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण की कहानी। उत्तल दर्पण में क्या होती है, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए फोकस दूरी है ना, तो इसमें जो है उत्तल दर्पण में आपको हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेना है दोनों ही दर्पण में, और इसमें जो है प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव लेना है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद उत्तल लेंस की बात कर ले तो जो हमने अवतल दर्पण में कंडीशन रखा था ये आपको उत्तल लेंस के साथ जाना है, ठीक है। और जो हमने उत्तल दर्पण में कंडीशन रखा था ये आपको अवतल लेंस के साथ जाना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। V बराबर RI में R जो है आपका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए समांतर क्रम में अगर है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालना है। श्रेणी क्रम में निकालना है तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 निकालना है, ठीक है। और एक जो होता है वाट गुने घंटा गुने आवर, ये सब जो यूनिट निकालना है वो काफी इजी है, सबको गुना करके 1000 से भाग यूनिट निकल जाता है। ये भी फार्मूला आपको आना चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक पावर का फार्मूला छूट गया, हमेशा याद दिलाऊंगा भाई। P बराबर क्या होता है, 1/f मीटर डायोप्टर। लेंस की क्षमता अगर आपसे पूछा जाता है तो पावर बराबर इतना ही होता है। अगर 2 पावर को साथ में जोड़ दिया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 2 लेंस को जोड़ दिया जाता है फिर क्षमता आपसे पूछा जाता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल पावर कितना होगा, इतना होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब P1 का मान जो है आप रख देंगे 1/f1 मीटर अब प्लस 1/f2 मीटर, क्योंकि दोनों का अलग अलग फोकस दूरी दिया रहेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज बन जाती है, आपको तरीके पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो और ये हिमालय वाला क्वेश्चन मतलब ये पठार वाला क्वेश्चन पता हो तो हमें जरूर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।